और अब मैं बुलाना चाहता हूं श्री अजय शुक्ला जी को, सीनियर जनरल मैनेजर, पावर ग्रिड कॉरपोरेशन। राउंड ऑफ अप्लॉज। अजय शुक्ला जी, सीनियर मैनेजर, पावर ग्रिड कॉरपोरेशन। मैं जानता हूं सबको भूख लगी है, ज़्यादा बोर नहीं करूंगा। मुझे कहा गया है कि मैं अपनी ज़िंदगी की स्टोरी बताऊं आप लोगों को। मंच पे आसीन हमारे वित्त विभाग के देश के नामे जाने माने लोग, और इस आज की सभा का जो थीम है विकसित भारत, विकसित भारत के सपने को साकार करने के लिए अपने कंधे से कंधे मिलाए हुए ये प्रोफेशनल्स लोग जो बैठे हैं, हो सकता है आने वाले कुछ सालों में हम लोग इस दुनिया से निकल लें और आप यहाँ पर होंगे। जिंदगी, एक चीज़ हमेशा ध्यान रखिएगा, दुनिया में जब तक पैसा है, दुनिया में जब तक पैसा है, पैसे का हिसाब रखने वाला भी चाहिए होगा। क्योंकि पैसा कमाना तो आसान है, उसका हिसाब रखना और कायदे कानून के अंदर उसका हिसाब रखना ये थोड़ा कठिन है। तो ये तो मान के चलिए कि आपकी आवश्यकता, प्रोफेशनल्स की आवश्यकता हमेशा हर वक्त थी और अनंत काल तक रहेगी। मेरा जहाँ तक सवाल है, मुझे अपनी जर्नी बताने के लिए कहा गया है। आप लोग शायद कल्पना भी न कर पाएँ, मैंने अपना ग्रेजुएशन इतनी छोटी जगह से किया है। हिंदुस्तान का वन ऑफ द स्मॉलेस्ट टाउन, जिसे बहुत कम लोग जानते भी होंगे, पहले कंबाइंड एमपी था। हालांकि मैं रहने वाला प्रयागराज का हूँ, लेकिन बिकॉज ऑफ पोस्टिंग ऑफ फादर, बस्तर जिला जो पहले कंबाइंड एमपी में था, आज की डेट में छत्तीसगढ़ है। बस्तर जिले को अगर सुने होंगे हम लोग तो केवल और केवल किस लिए? नक्सल घटनाओं के लिए। मैंने वहाँ से ग्रेजुएशन किया है, बीकॉम, सन 88 में। उस समय आपसे आधे से ज़्यादा लोग आप में से शायद जन्म भी नहीं ले रहे होंगे। उसके बाद अचानक कैसे ज़िंदगी टर्न लेती है और घटनाएं कहाँ पर आपको सीरियसली किन चीज़ों को कैच करना है। आज की जनरेशन में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम जहाँ पर हो रही है वो है आपका मोबाइल। ये उतना ही फ़ायदेमंद है, उतना ही नुकसानदेह है। हमारे ज़माने में मोबाइल होता नहीं था जब हम स्टूडेंट थे। हमको आगे क्या करना है ये बताने वाला कोई नहीं था, कोई भी गाइड करने वाला नहीं था। और आप कल्पना कर सकते हैं बस्तर जैसी जगह में वहाँ पर प्रोफेशनल इतनी कोई जानकारी नहीं थी। हमको जो पढ़ाते थे, अकाउंट्स की जो क्लास पढ़ाते थे, वो एक हमारे जो प्रोफेसर थे वहाँ पर, वो सीए इंटर किए हुए थे और वो हमारी क्लास लेते थे। वो क्लास में एग्ज़ाम्स के जस्ट करीब, बीकॉम फाइनल का था, एग्ज़ाम्स के 8-10 दिन पहले एक दिन क्लास में वो कुछ पढ़ा नहीं रहे थे, सबसे पूछ रहे थे इसके बाद आप क्या करेंगे, इसके बाद आप क्या करेंगे। सडनली मेरा भी नंबर आया, पूछे इसके बाद क्या करेंगे। मैं बोला इसके बाद एमकॉम करेंगे। बोले उसके बाद? मैं बोला उसके बाद देखा जाएगा। तब उन्होंने कहा कि तुम सीए क्यों नहीं करते या आईसीडब्ल्यूए क्यों नहीं करते। देखिए ज़िंदगी कैसे टर्न होती है। अगर आप किसी की भी बात सीरियसली सुन रहे होते हैं, उस दिन तक, बीकॉम फाइनल के एग्ज़ाम के एक हफ्ते पहले तक, उसके बाद का मेरे पास कोई प्लान नहीं था। लेकिन जब उन्होंने उस दिन कहा कि सीए या आईसीडब्ल्यूए क्यों नहीं करते, तो फिर वो पहला दिन था और पहली लाइट, जिसको माचिस कहते हैं ना, वो उस दिन उन्होंने जलाई। फिर मैंने पता किया सीए क्या होता है, आईसीडब्ल्यूए क्या होता है। तो सीए तो अब चूंकि आर्टिकलशिप करनी थी, वहाँ पर कोई सीए फॉर्म नहीं थी, संभव नहीं था।
ओवर रूल हो गया। फिर आया CMA क्या है, इसमें जब कंपेयर किया तो पता लगा इसमें आर्टिकलशिप की ज़रूरत नहीं है। मैं बोला हाँ ये काम की चीज़ है, ये किया जा सकता है। फिर उस ज़माने में 50 रुपए का डिमांड ड्राफ्ट बनाया और कलकत्ता हेडक्वार्टर भेज दिया, और उसके बाद फिर भूल गए। फाइनल का एग्ज़ाम दिए। एग्ज़ाम में ऑब्वियसली जब थोड़ा सा पढ़ने की इच्छा होती है तो आप अपने कॉलेज में टॉप करते हैं, अच्छे नंबर पाते हैं। मैं एग्ज़ाम दे के आराम से रिलैक्स कर रहा था, उस समय प्रॉस्पेक्टस आ गया। जब प्रॉस्पेक्टस आया तो उसकी डिटेल्स पूरी हमने पढ़ी और उसमें देखा मैंने कि इसका सेंटर इलाहाबाद में भी है। अब चूंकि मैं इलाहाबाद का रहने वाला था तो बस उसी दिन डिसाइड कर लिया कि अब मुझे यहाँ से निकलना है, इलाहाबाद जाना है। BCom करने के बाद 50 रुपए का प्रॉस्पेक्टस लेके सीधे मैं इलाहाबाद आ गया। यहाँ पर पता किया, एडमिशन लिया। अब जितने भी मेरे ये मित्रगण थे वहाँ पर, वो सारे के सारे एक सुर में मुझे कह रहे थे कि बेटा मत जा, नहीं होगा तेरे से। मैं बोला क्यों? तो वो कहे एक तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम मीडियम चेंज करना था। ऑफ कोर्स हिंदी में भी होता है, लेकिन प्रोफेशनल लाइफ में, अगर प्रोफेशनल लाइफ में आपको आगे बढ़ना है तो अंग्रेजी जानना जरूरी है। क्यों जरूरी है? क्योंकि हिंदी में लिटरेचर आज तक नहीं है अवेलेबल अच्छे। तो उस जमाने की तो बात ही छोड़िए, 88 89 में जो भी मेरे साथ और हम उम्र होंगे वो निश्चित रूप से मेरी इस बात से ताल्लुक़ रखेंगे कि हमें कोई एक किताब जब चाहिए होती थी किसी सब्जेक्ट पे तो हमें कितना स्ट्रगल करना पड़ता था। बड़ी मुश्किल से वो एक किताब अरेंज होती थी, फिर उसके आधे लड़के फोटोकॉपी करा के रखते थे और आधे नोट्स बना के फिर वो नोट पढ़ते थे। तो इस ढंग से हम लोगों ने शुरू किया। तो अब ये था कि मैं अंग्रेजी में ही करूँगा अगर करूँगा तो। लेकिन अब जितने लोगों ने मुझे मना किया, मेरे अंदर मेरी जिद उतनी ही तगड़ी होती गई। ये लगा कि भाई मेरे से पहले अगर किसी ने किया है तो मैं क्यों नहीं कर सकता। मेरे अंदर ऐसी क्या कमी है जो ये लोग सब मना कर रहे हैं। फिर मैंने शिफ्ट किया, एक कमरा किराए पे लिया और अकेले रहना शुरू किया। और फिर वहाँ पर मैंने टाइम टेबल अपना बनाया। एक हाथ में डिक्शनरी होती थी और एक हाथ में किताबें। आप यकीन मानिए कम से कम 10 से 12 घंटे डेली मैंने लगाया, तब जाके मुझे अंग्रेजी समझ में आना शुरू हुआ। शुरू के 2-3 महीने तो मुझे अंग्रेजी के शब्द समझने में लग गए कि ये वाक्य का जो फॉर्मेशन होता है। और अंग्रेजी इतनी परेशान की मुझे, जो लड़के हिंदी मीडियम के होंगे वो कनेक्ट कर पाएंगे कि कंसिडरेशन का मतलब 2 तरह का होता है। भाई कंसिडरेशन हमने जो सुना है वो यही है कि विचार करना, लेकिन यहाँ पे तो कंसिडरेशन का मतलब होता है प्रतिफल। अब ये बड़ा कन्फ्यूजन, अब कंसिडरेशन कहाँ पर बीच में आ रहा है, इसके आगे पीछे के वाक्यों को समझते हुए यहाँ से मैंने शुरू किया। लेकिन वो जो टाइम टेबल मैंने बनाया था और वो जो जिद मैंने पाली थी, उसका परिणाम क्या निकला? पहले ही अटेम्प्ट में मीडियम चेंज करने के बाद इंटरमीडिएट का पहला ग्रुप मेरा थ्रू हो गया। जब मैं पहला ग्रुप पास हो गया तो आप यकीन नहीं कर सकते हैं कि कितना भयंकर आत्मविश्वास आएगा आपके पास। कहना क्या चाह रहा हूं मैं, क्यों आप लोगों के साथ ये शेयर कर रहा हूं? अगर किसी चीज को आप वाकई में दिल से चाहते हैं और अपने प्रति ईमानदार हैं, किसी को दिखाने के लिए कुछ मत करिए। जैसा अभी जैन साहब ने बोला, किसी को दिखाने के लिए आपको कुछ नहीं करना है। ये वो चीजें हैं जो आपके पेट में आग लगा दे, जिसको अंग्रेजी में आप लोग बेली फायर कहते हैं। जब किसी चीज को पाने के लिए पेट में जब कार्विंग होने लगती है ना, उतनी जब इच्छा हो जाएगी तो आपको दुनिया की कोई ताकत किसी मंजिल से नहीं रोक सकती है। लेकिन एक चीज इन सब में जो सबसे जरूरी है वो है आपकी
ईमानदारी। ईमानदारी आपकी अपने प्रति, अपने घर के प्रति और अपने देश के प्रति। अभी जैसी हम लोग बातें कर रहे हैं विकसित भारत का, जैसे जैसे भारत विकास करेगा, केवल इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं, हर जगह विकास करेगा, और जब विकास करेगा तो निश्चित रूप से आर्थिक रूप में भी हर जगह विकास करेगा। और जब आप आर्थिक रूप से विकास कर रहे होंगे तो निश्चित रूप से वो आज की डेट में जितने भी स्टूडेंट्स हैं, आप सारे के सारे उस समय अपनी प्रोफेशनल लाइफ में होंगे, कहीं ना कहीं आप ड्यूटीज परफॉर्म कर रहे होंगे। वो जिम्मेदारी और वो ईमानदारी, वो एथिक्स आपको वहाँ भी दिखानी है। कभी भी किसी भी चीज़ में गलत में कंप्रोमाइज़ आपको नहीं करना है। अगर आप गलत जगह पर कंप्रोमाइज़ कर रहे हैं तो निश्चित रूप से आप कहीं ना कहीं जाके पतन के शिकार होंगे। इसलिए हमेशा अपनी लाइफ में ध्यान रखें, एथिक्स के साथ चलिए, और ईमानदारी से अगर आप जी रहे हैं तो आपको दुनिया में किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और एथिक्स के लिए आपको कहीं किसी दूसरे देश की आयातित थ्योरी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। हमारे देश में खुद इतना सारा लिटरेचर और सारी चीज़ें उपलब्ध हैं कि अगर आप केवल उसी को ध्यान से पढ़ें और उसकी सीखें लें तो आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। मैं जान रहा हूँ भूख सबको लग रही है, बहुत तेज़ भूख लगी है। बहुत एक छोटा सा उदाहरण बता के ख़त्म करूँगा। अगर आप जब विकास की बात करते हैं, सारे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की बात करते हैं, तो उस समय आप इकोलॉजी को कैसे डिस्टर्ब कर रहे होते हैं, ये चीज़ अगर देखें आप तो रामचरितमानस में एक संदर्भ आता है जब लक्ष्मण जी मूर्छित हुए थे। उस समय लक्ष्मण जी की दवा लेने के लिए हनुमान जी को भेजा गया। हनुमान जी क्या उठा लाए? पूरा पर्वत उठा लाए। उसमें से जब दवाई संजीवनी बूटी निकाल के सुषेण वैद्य जी ने उनका उपचार किया और वो जब होश में आ गए तो सुषेण वैद्य जी ने हनुमान जी को कहा कि इस पर्वत को फिर वहीं रखाओ। ऐसा उन्होंने क्यों कहा? इसलिए कहा क्योंकि जो वनस्पति हिमालय पे पैदा होती है वो श्रीलंका में नहीं हो सकती। दैट मीन्स इकोलॉजी की परवाह और इकोलॉजी की एथिकल पढ़ाई समझ उस जमाने से हमारे देश में थी। हमें केवल यही मान्यताएं और इन्हीं बेसिक्स को ध्यान रखना है। आप बाकी दिन रात तरक्की करें। लास्ट में केवल एक ही चीज़ कहूँगा, जो लोग साधारण परिवारों से आते हैं, हमारे पास बहुत ज़्यादा जिनके यहाँ साधन नहीं है, उनके लिए मैं एक लाइन कहता हूँ, कदम चूम लेती है मंजिल अगर मुसाफिर हिम्मत न हारे। सारा खेल हमारी हिम्मत का है। साधन कम होंगे फिर भी आप चलते रहिए, निश्चित है आप मंजिल पे पहुंच जाएंगे। और जो लड़के, जो बच्चे सुविधा संपन्न घर से हैं, उनके लिए भी एक लाइन कहूँगा, कभी पक्षियों को आकाश में उड़ते हुए देखिएगा, चाहे भीड़ कितनी हो अंबर पे, उड़ना तुझे अकेला ही है। तो जब तक आपके पंख चलेंगे आप तभी तक उड़ेंगे। इसलिए किसी के भरोसे नहीं, अपने भरोसे पे जीना सीखें और अपने अंदर काबिलियत पैदा करें। प्रोफेशनल लाइफ में एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, इल्म, जैसा कि अभी जैन साहब ने बोला, अपने अंदर काबिलियत पैदा करिए। इल्म वो है जो आपके किरदार से झलके। इल्म वो है जो आपके किरदार से झलके। डिग्रियां तो आपके पढ़ाई के खर्चों की रसीदें हैं। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।